वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपका हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में 12वीं कक्षा का कॉमर्स का बिजनेस स्टडी का पेपर हुआ है और उस पेपर का सेट ए हम कर रहे हैं ताकि आप अपने पेपर का अंदाज़ा लगा सकें। तो देखिए, इस सिलेक्शन में आप मेरे साथ आइए, करते हैं बैठ के इसको। मैंने कोशिश की ठीक करने की, फिर भी आप अपनी तरफ से देख लें, कर लें, और जो प्रश्न गलत हैं या सही हैं उनके बारे में कमेंट लेकर अवश्य अवगत कराएं ताकि आगे से सुधार किया जा सके। पहला प्रश्न जो इसमें आया वो है, प्रबंधन क्या है। प्रबंध क्या है? जो प्रबंध करता है, जो एक अधीनस्थ करता है, जो स्वामी करता है, जो प्रोक्टर है। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? व्हाट ए मैनेजर डज, which a subordinate does, what a master does, none of these। तो इसमें जो है वो कौन होता है? प्रबंध करता है। किसको हम टिक मार्क करेंगे? वट स्व मास्टर होता, स्वामी वो भी नहीं होता, और जो अधीनस्थ होता वो भी नहीं होता। एक नॉन है, तो हमारा ऑप्शन ए है। तो हम ए को करेंगे। आप दूसरा प्रश्न सेकंड है आपका, पर्सनल स्किल्स आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? पैसे की है, कला की है, विज्ञान की है, किसी की भी नहीं है। कला की होती है व्यक्तिगत कुशलता, जिसमें कोई कला होती है ना, कला की व्यक्तिगत कुशलता होती है। तो हम यहाँ आंसर देंगे इसका बी। पर्सनल स्किल आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्ट। आर्ट की है ये, तो आर्ट को टिक मार्क करें, आगे बढ़ें। कोऑर्डिनेशन इज द रिलेटेड टू विच फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जो समन्वय का संबंध प्रबंधन के किस कार्य के साथ है? नियोजन के साथ होता है, संगठन के साथ भी है, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, सभी के साथ। तो इसका मतलब सभी के साथ है, यानी प्लानिंग भी इसमें आती है, ऑर्गेनाइजेशन भी, सेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सभी आते हैं। कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट? प्लानिंग यस, ऑर्गेनाइजेशन यस, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग यस, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हैं आपका। ये पर्सन आपका, ये आंसर आपका जो है ये वाला ठीक है, ऑल ऑफ दी डी आंसर। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which of the following types of policy are the recommended strict of? जो निम्न में से आप किसकी प्रकार की नीति की सिफारिश करते हैं? सख्त की या नरम की, या दोनों की, या कोई भी नहीं? तो हम दोनों की करते हैं, सख्त की भी और नरम की भी। दोनों प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए। तो हम इसमें हिंदी बोथ ए एंड बी, स्ट्रिक्ट भी होनी चाहिए और सॉफ्ट भी होनी चाहिए, तभी रणनीतियाँ कामयाब होती हैं। प्लानिंग है वो। निम्न में से कौन सा संगठन लंबे समय तक चलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लास्ट्स ए लॉन्ग टाइम? औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक होता है वो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि उसमें कोई सब सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक ढंग से सब काम चलते हैं, इसलिए वो आपका औपचारिक फॉर्मल जो होता है ए वो होता है। तो ए आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, अधिकरण, अधिकार, अंतरण, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का आधार क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का आधार होता है कि यानी विच इज़ द बेसिक ऑफ द डेलीगेशन अथॉरिटी होता है कि अपना जो अथॉरिटी पावर को आगे किसी को दे देना, यानी विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक जगह केंद्रीकरण, इसका डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका बी ऑप्शन तो ठीक है। उसके बाद आप आगे चलते हैं। पर मापों में निम्न में कौन सा गुण होना चाहिए? प्राप्त करने योग्य, मापने योग्य, लक्षण उपलब्ध से भी। स्टैंडर्ड शुड बी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? वर्थ टू अचीव, स्टैंडेबल, फ्लेक्सिबल, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो प्रमाप होते हैं उनमें सभी गुण होने चाहिए। वर्थली अचीव भी होना चाहिए और स्केलेबल भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल का ऑल ऑफ दी अबोव। ये हमारा उत्तर सही रहेगा, ऑल ऑफ दी अबोव। आगे हम चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8 पर नियंत्रण प्रबंधन में कौन सा कार्य है? तो नियंत्रण कौन से नंबर पर आता है? जो प्लानिंग प्रबंधन होता है, प्रबंधन का पहला काम होता है, प्रथम कार्य है प्लानिंग, जो को कंट्रोलिंग इज बीच फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है आपका डायरेक्टिंग, और फिफ्थ काम होता है, और जो अंतिम काम है फिफ्थ और अंतिम होता है कंट्रोलिंग। तो इसका मतलब नियंत्रण का अनुसार आपका लास्ट काम आया। तो लास्ट वर्ड हमारा उत्तर है, इसमें डी ऑप्शन आपका, डी को आप करेंगे। तो ये 5 होते हैं प्रबंधन के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग आपका लास्ट का होता है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन दिया हुआ या फिफ्थ दिया होता तो दोनों में से एक है। आंतरिक भर्ती का लाभ क्या है? विप्रेरणा में वृद्धि, रोग शांति, ए बी दोनों, नवयुवक कर्मचारियों को प्रवेश पर रोक। खालिस्तान इज द मेरिट ऑफ द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, डैश डैश इज द मेरिट ऑफ द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, इंक्रीज इन द मोटिवेशन, ये है। इंडस्ट्रियल पीस बिल्कुल है, शांति होती है, बोथ है, एंड बी स्टॉप्स एंट्री यंग, ये डी नहीं है। तो हमारा आंसर है वो सी है, आपका सी आंसर बनेगा। सी को टिक मार्क करें। इसके बाद अगला चलते हैं, वाई वर्किंग कैपिटल इज नीडेड, कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है? भूमि क्रय करने के लिए नहीं, भवन क्रय के लिए नहीं, दैनिक व्ययों को भुगतान करने के लिए जरूरत होती है इसकी, क्रय मशीन करने के लिए भी नहीं होती। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सी है, और सी को आप टिक मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपका आगे निम्न में से किसी चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता, नगद, संबंध, देनदार, दीर्घकालीन। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन द करंट असेट्स में कैश, इसको शामिल किया जाता है, स्टॉक इसको भी शामिल किया जाता है, डेबिटर्स इसको भी शामिल किया जाता है, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं किया जाता। तो हमारा ये उत्तर रहेगा लॉन्ग टर्म। तो हम इसको डी को करेंगे आप। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, डनलॉप इज द एग्जाम्पल, डनलॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ब्रांडिंग, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क्स। जो डनलॉप है वो उसका ए ऑप्शन नामकरण, बी ब्रांड, और सी ब्रांड नेम, और डी ब्रांड मार्क। ये ब्रांड नेम है, डनलॉप होता है वो ब्रांड नाम है किसी चीज़ का, तो वो ब्रांड का नेम है, इसका उदाहरण है। तो हम इसको सी, हमारा उत्तर सही है, बाकी गलत है, तो सी को टिक मार्क करेंगे आप। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। डैश डैश इज कॉल्ड ए मार्केटर, मार्केटर कौन होता है? संतुष्टि खोजने वाला, संतुष्टि प्रदान करने वाला, वस्तु बेचने वाला, वस्तुएं बेचने वाला, सेवाएं बेचने वाला। तो यहाँ वस्तु बेचने वाला भी, सेवा बेचने वाला भी, ये दोनों चीज़ें संतुष्टि में शामिल होती हैं। सेटिस्फेक्शन सीकर नहीं, सेटिस्फी ये होता है। सेलर गुड्स और सेलर गुड्स ये नहीं होता, अकेला सेलर गुड्स भी नहीं होता, क्योंकि जो ओपन करता होता है वो सेलर भी और सर्विस और गुड्स दोनों का सेलर होता है। तो इसलिए हम इसको बी हमारे लिए ज़्यादा उचित है, तो आप बी को करेंगे। सॉरी, बी। इसके बाद अगला आपका है, विज्ञापन के लिए खालिस्तान कौन आवश्यक है? व्यय, प्रयास, ए बी दोनों, टेलीविज़न। डैश डैश आर द रिक्वायरमेंट फॉर द एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर चाहिए, तो हमें व्यय भी होना चाहिए, एफर्ट्स प्रयास भी होने चाहिए, बहुत ए बी दोनों होने चाहिए। टेलीविज़न की कोई खास आवश्यकता नहीं है, और माध्यम से भी विज्ञापन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आवश्यक कुछ नहीं है, विज्ञापन टेलीविज़न होना का आवश्यक नहीं है, अन्य माध्यम से भी विज्ञापन हो सकते हैं, जैसे फिल्म के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के ज़रिए। तो हम लेकिन उसके लिए प्रयास और व्यय ज़रूरी है, एक्सपेंडिचर और एफर्ट्स ज़रूरी हैं। तो बहुत सी में है हमारा, तो हम सी को करेंगे। सी को आप
इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप हैं। डैश डैश इज एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? डिसगार्डिंग ऑफ द सोशल वैल्यू, रिड्यूस इन प्राइस, नॉलेज ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स और इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सामाजिक मूल्यों के अवहेलना, मूल्य में कमी, विभिन्न उत्पादों का ज्ञान और उत्पाद में किस्म में सुधार। देखिए विज्ञापन है उससे डिसगार्डिंग सोशल वैल्यू ख़त्म होते हैं, वैल्यू को निगाह में नहीं रखते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। ये मूल्य में कमी नहीं होती, विज्ञापन से मूल्य तो बढ़ते हैं। विभिन्न उत्पादों का ज्ञान भी हो जाता है इससे, और उत्पादन कृषि में सुधार भी होता है। तो मेरे विचार में इसका ए उत्तर होना चाहिए। बाकी आप देख लेना, मैं मेरे विचार से बता रहा हूँ आपको। इसके बाद अगले प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत विक्रिया का कोई एक लक्षण बताइए। तो इसमें स्टेट एनी वन फीचर ऑफ द पर्सनल सेलिंग। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर, ग्राहक के साथ सीधा संबंध। इसका उत्तर आप लिखेंगे ग्राहक के साथ सीधा संबंध। DIRECT, डायरेक्ट इंटरेक्शन। देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है ऐप में, तो कृपया आप इसे सुन लें। डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद द कस्टमर या ग्राहक के साथ संबंध, ये कह सकते हैं आप। 16वां प्रश्न आपका, स्टेट एनी मेथड ऑफ द सेल्स प्रमोशन। तो इसमें 3 सिंपल होता है, तो क्या है 3 सैंपल देते हैं वो अपने प्रमोशन करने के लिए। सैंपल्स या आपके नमूने बांटते हैं, जो आप जिस चीज़ के एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उसके पहले फ्री में नमूने बांटते हैं। दूसरा आपका अगला 18वां प्रश्न है, फुल फॉर्म राइट द फुल फॉर्म ऑफ ISI मार्कअप। तो आई से इसका हम जगह है हमारे पास, यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ये हम इसकी बनेगी ISI की। अगला आपका क्वेश्चन ये दिया है आपका, स्टेटमेंट है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक आर यूज टू बी बोथ शॉर्ट टर्म सेल्स एंड अट्रैक्टिव कस्टमर्स। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हमारी ठीक है। दूसरा, सेल्स प्रमोशन टेक्निक डू नॉट इन्फ्लुएंस कस्टमर्स बिहेव एंड परचेज डिस्कस, ये गलत है। तो इसलिए हमारा उत्तर पहला ठीक, दूसरा गलत। कौन सा होगा ये आप देखें। पहला भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी है हमारा, क्योंकि सी में असेसमेंट है, वो हमारी ए प्योर रीजन गलत है, तो हमारा सी उत्तर बनेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप कोशिश कर ला, मैंने यही कोशिश करके इस क्वेश्चन निकाला। और जो अगला क्वेश्चन है डी आपका, वो है राइट टू बी
इनफॉर्म्ड इज कंप्लीट फॉर द सेफ एंड सिक्योर लाइफ। ये आपका बिल्कुल ठीक है। इसको ये आपका पहले ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है रीजन अकॉर्डिंग टू दिस राइट्स कस्टमर हैज़ ए राइट टू बी प्रोफिट अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विस विच आर द एजेबल्स और टू लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें ये भी ठीक है और ये हमारे ऊपर वाले की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ये ठीक है और इसके ऊपर वाले की व्याख्या भी करता है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए उस पर विचार करते हैं। बोथ आर से ट्रू, बिल्कुल ठीक है। एंड रीजन आर इज़ द करेक्ट। जहाँ तक एक्सप्लेनेशन ऑफ द असरेशन ए, तो मेरा जहाँ तक विचार है उसके मुताबिक आपका उत्तर बनता है ए। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न। एक संगठन के उच्च स्तरीय प्रबंधन के कोई 3 कार्यों की व्याख्या करें। पहला है सेटिंग स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में बोलते हैं रणनीतियों के उद्देश्यों का निर्धारण। रणनीति जो उद्देश्य होते हैं उनका निर्धारण होता है पहला काम उच्च स्तरीय प्रबंधन में। मैनेजमेंट जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका मैनेजमेंट में सबसे पहला काम होता है रणनीति के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी सेटिंग स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्शन। दूसरा होता है नीति और योजनाओं का निर्माण, फॉर्मेटिंग पॉलिसीज एंड द प्लान्स। और जो तीसरा है वो होता है बाहरी हितधारकों के साथ संपर्क, रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये 3 आप लिखने, तीनों के बारे में 3 नंबर का प्रश्न था। इसका जो निष्कर्ष 8वें में प्रश्न वो है एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट। जो समष्टि वातावरण है उसके 3 घटक बताने हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारण, और दूसरा आपका सोशियो कल्चर फैक्टर, सामाजिक और आर्थिक कारक, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर यानी तकनीकी कारक। ये 3 प्रकार के कारक होते हैं आपके घटक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अभिप्रेरणा संगठन में स्थित दर घटाने में सहायक कोई 3 उदाहरण बताने हैं। मोटिवेशन हेल्प टू द रिड्यूस एब्सेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एब्सेंसीज होती है उसको रिड्यूस कम करने में कौन 3 सहायक क्या क्या हो सकते हैं। पहला रिड्यूस द प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल में कमी आएगी इससे, ये घट है। दूसरा रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जो तनाव और चिंता तो उसमें कमी आएगी। और तीसरा आपका रिड्यूस एब्सेंसीज, अनुपस्थिति में भी कमी आएगी। अभिप्रेरणा संगठन में ही ये है, तो ये मोटिवेशन है, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेतृत्व विषय में। नेतृत्व शब्द की व्याख्या करो। नेतृत्व शब्दों को किन्हीं 2 विशेषताओं को बताएं। तो इसमें नेतृत्व एक सामान्य लक्षण होता है। नेतृत्व जो भी आदमी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समूह को मार्गदर्शन करता है, जो नेतृत्व होता है, जो व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने साथ लगे हुए व्यक्तियों का जो समूह होता है उसका मार्गदर्शन करता है, वो नेतृत्व कहलाता है। It encompasses the abilities to guide, influence and inspire, includes। इसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावपूर्ण वार्तालाप हो सकता है। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो नेतृत्व को, ये पहली विशेषता उसकी होती है कि उसका जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा इफ़ेक्टिव होता है, वार्तालाप होते प्रभावपूर्ण होती है उसकी। दूसरा उसकी सोच और दूरदर्शी होती है, और रणनीति सोच होती है उसकी, यानी विजन एंड स्ट्रेटजिक है वो थिंकिंग होती है उसकी। विजन है वो बड़ा क्लियर थिंकिंग वाला व्यक्ति नेतृत्व की विशेषताएँ होती हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका 23वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए 3 अधिकारों का वर्णन करना है। ये कुछ मुश्किल प्रश्न है। पहला है राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार होता है कि उसको सुरक्षा मिले और उत्पाद गलत ना मिले। दूसरा होता है
राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार होता है। और तीसरा होता है राइट टू चूज, चुनने का अधिकार। ये उपभोक्ता संरक्षण में दिए गए हैं जो 3 कंज्यूमर 3 राइट्स हैं, और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1992 के दिन ये मिले हुए हैं। अगला है आपका व्यक्तिगत बिक्री के किन 3 लक्षणों को बताइए। स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ द पर्सनल सेलिंग के बताना है। पर्सनल सेलिंग में पहला है डायरेक्ट होता है, इसमें जो पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष लेन देन होता है, 2 तरफा समान संचार होता है इसमें एक दूसरे के साथ, यानी प्रत्यक्ष मुलाकात होती है इसमें एक दूसरे की। दूसरा है रिलेशनशिप बिल्डिंग्स, इसमें संबंधों का निर्माण होता है। जो विक्रय पर्सनल सेलिंग है उसमें संबंध बनते हैं, उनकी जान पहचान बनती है एक दूसरे के साथ। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसिडरेशन सेशंस, उससे लचीलापन भी आता है और अनुकूलन भी होता है। ये 3 लक्षण होते हैं पर्सनल के, क्योंकि हम मौके पर उसमें जो सेलिंग है उसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मौके को देख करके उसकी कीमत निर्धारण भी की जा सकती है पर्सनल में। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं, ये उसके लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 24, एक्सप्लेन ब्रीफ द 3 पॉइंट ऑफ विच हाईलाइट द इम्पोर्टेंस प्लानिंग। 3 बिंदुओं का वर्णन करना है जो नियोजन के महत्व को प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, मिनिमाइज अनस्टैंडिंग एंड द रिस्क, अनिश्चितता और जोखिम को कम करता है। नियोजन है उसका ये महत्व है कि योजना बनाने से मिनिमाइज अनसर्टेन और रिस्क, जो अनिश्चितता होती है और जोखिम वो कम हो जाते हैं। दूसरा इसका महत्व ये है कि फैसिलिटीज़ एंड कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल, तो समन्वय और नियंत्रण का आसान बना देता है। फैसिलिटीज़ इनको आसान कर देता है, कोऑर्डिनेट होता है समन्वय है, इनको कंट्रोल में कर लेता है, यानी कंट्रोल और जो नियंत्रण है उसकी फैसिलिटीज़ में मिलती है, आसान हो जाता है। अगला फोक, तीसरा पॉइंट है फोक से अटेंशन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि योजना होती है तो हम उद्देश्यों के बाद भटकते नहीं हैं, उसी के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम चलते हैं आगे। एक कंपनी के पूंजी ढांचे को निर्धारित करने वाले 3 घटक बताने हैं। पहला इसका जो है पहला घटक है या डिस्क्राइब द 3 फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेशन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। पहला फैक्टर आपका क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, इसमें लाभप्रदता और नकद का प्रभाव होता है। दूसरा इसका रिस्क एंड द स्टेबिलिटी, जोखिम और स्थिरता होती है। और तीसरा आपका इसमें टैक्स कंसिडरेशंस, कर संबंधी विचार भी इसमें करने को मिलता है। इसके बाद हम अगले 26वें प्रश्न में चलते हैं। क्रियाशील पूंजी क्या है, या व्हाट इज़ द मेंट बाय द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होती है, क्रियाशील पूंजी वर्तमान के दैनिक कार्यों के लिए उपलब्ध होती है, धन जो इकट्ठा किया जाता है वो होता है। जो वर्किंग कैपिटल है वो, वर्किंग कैपिटल इज़ द मनी ए कंपनी हैज़ ए एडवांस अवेलेबल फॉर इट्स ऑब्जेक्ट डे बाय डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन, जो डे टू हर दिन का दैनिक कार्यों की ये जो धन चाहिए वो क्रियाशील पूंजी कहलाती है। तो इसकी डिटर्मिनेशन बताना है, इसकी क्रियाशील निर्धारण करना, दो घटक कौन से इसके घटक करते हैं। नंबर 1 तरलता, जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, और दूसरा दैनिक संचालन, डेली का ऑपरेशन है वो इसे प्रभावित करता है। तो इनका हमने वर्णन किया, कोशिश की। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ, मैं बिजनेस स्टडी का नहीं हूँ, फिर भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है इसको सॉल्व करने की। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी प्रश्न आपके इसमें बड़े प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, आपने किए भी होंगे। ये प्रश्न 6 नंबर और 4 नंबर के हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की छोटे प्रश्न और आपके 2-3 अंकों वाले हल करने की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपकी कुछ सहायता ज़रूर भी होगी, इसलिए आप अपने कॉमर्स के छात्रों को ये वीडियो सेंड करते हैं और देखते हैं। धन्यवाद।